हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 2013 का सितंबर का क्वेश्चन पेपर। और अगर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 2012 से 2013 के जून तक के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए देखते हैं हम 2013 के सितंबर वाले क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर सावरकर व्हाट वर द 3 फंडामेंटल बॉन्ड्स दैट यूनाइटेड द हिंदूज। हिंदी देख लेते हैं इसका। सावरकर के अनुसार वह कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं। ऑप्शंस हैं इसके, क्षेत्र प्रदेश प्रजाति संस्कृति, क्षेत्र प्रदेश जनसंख्या प्रभुसत्ता, क्षेत्र प्रदेश सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देखते हैं। टेरिटरी, रेस, कल्चर, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल और रिकॉग्नाइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिटरी, रेस, कल्चर। ये सावरकर से रिलेटेड है। और सावरकर के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो ये हिंदुत्व से रिलेटेड है। इन्होंने हिंदुत्व 1923 में दिया। हिंदुत्व वर्ड जो दिया था वो दिया था चंद्रनाथ वासु ने, उसी को इन्होंने आगे बोरो किया। और ये जो थे हिंदू जाति में जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इन सब के जो थे खिलाफ थे, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। और इन्होंने हिंदी भाषा को नेशनल मतलब राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जोर दिया। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड विद अरिस्टोटल, सीसरो, लॉक, रूसो। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? अरस्तु, सीसरो, लॉक, रूसो। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है रूसो। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है रूसो। रूसो ने जनरल बिल भी दिया है। अगर आपको जनरल बिल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड करा रखी है आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटो डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। प्लेटो जो डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन माइंड को, उसका देखते हैं। द एलोगोरी ऑफ द केव, द मेटाफर ऑफ द डिवाइड लाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखते हैं इसको। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूप में, विभक्त पंक्ति के रूप में, रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा, या उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्लेटो ने, याद रखिएगा, मानव मन ह्यूमन माइंड की क्रियात्मकता का वर्णन किया है उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। पहले मैं इसका 3 का टिक कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एलेगोरी ऑफ केव, मेटाफोर ऑफ द डिवाइड लाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज ए मोरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। ये किसने बोला है? राम मोहन राय, विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुद्धिज्म से के बारे में जो बोला है, मोरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव मार्क्सिज्म, ये बोला है भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? याद रखिएगा, 1956 में भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कंबाइन। ऑप्शन नंबर ए है पीपल डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम। ऑप्शन नंबर बी है लिबरल डेमोक्रेसी, कमांड इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ऑप्शन नंबर सी है लिबरल और एसोसिएशनल सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम। ऑप्शन नंबर डी है
नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लिबरल और एसोसिएशनल सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग एनवाइज्ड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज एज बिटवीन द ऑल डिवोरिंग कलेक्टिव ईगो, वेदर ऑफ द नेशन और द क्लास एंड द इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। इसका हम देखते हैं, हिंदी दिखाती हूँ मैं इसकी आपको। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक अहंकार, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का हो, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो ये कौन है? गांधी, एम.एन. रॉय, अरबिंदो एंड अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय। याद रखिएगा, एम.एन. रॉय। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 का मैं टिक कर देती हूँ। 6 का हमारा राइट आंसर है एम.एन. रॉय। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। हु डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शंस? ऑप्शन नंबर ए है मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन, ऑप्शन नंबर सी है माओ, ऑप्शन नंबर डी है एम.एन. रॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी, माओ ने। माओ जेदांग आपने नाम सुना होगा। अगर मैं एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक की बात करूं तो एंटागोनिस्टिक जो होता है, इसमें जो मैटर होते हैं वो मतलब पब्लिक के बीच में होते हैं, मासेस के बीच में, उन दोनों के बीच में जो भी मैटर होगा वो एक उसमें जो वायलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मैटर को ऐसे ही सोल्व किया जा सकता है। और नॉन एंटागोनिस्टिक की बात अगर मैं करूं तो ये रूलर और मासेस के बीच में होता है, इसे सोल्व करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, जो ये एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक में पब्लिक और मतलब पब्लिक के बीच ही सारे विवाद सुलझाए जाएंगे और वो सिर्फ आपसी बातचीत से सुलझाए जाएंगे। और नॉन एंटागोनिस्टिक जो है ये राजा और प्रजा के बीच का है और ये इसमें जो है हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि विद वायलेंस इसको मैटर्स सोल्व किए जाते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई करना है हमको करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द डिबेट ऑन द डेक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी। डेविड ईस्टन ऑन डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रॉबर्ट डेहल ऑन डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राइमर पॉलिटिकल थ्योरीज एंड द डॉग हाउस, पीटर लास्लेस्ट ऑन डिमाइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि PYQ ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी फॉर्म में आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट अपना क्वेश्चन पेपर 2013 का जून वाला कराया है, उसमें ये जो चारों स्टेटमेंट हैं, ये चारों स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में वहाँ पर आई हैं। और अब आप देखिए कि ये 2013 का सितंबर का पेपर है और इसमें आप देखिए कि ये एक ही क्वेश्चन में स्टेटमेंट के रूप में दे दी गई हैं। तो इसलिए आपको जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको PYQ ज़रूर सोल्व करनी चाहिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसमें कौन आएंगे हमारे? सबसे पहले आएंगे हमारे डेक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी के, डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन सबसे पहले कहाँ पर हैं? A और B ऑप्शन में हैं। उसके बाद हमारा आएगा पीटर लास्लेट ऑन डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका ये कौन से ऑप्शन में है? हमारे B ऑप्शन में। उसके बाद आएंगे रॉबर्ट डेहल, डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और उसके बाद आएंगे राइमर पॉलिटिकल थ्योरीज एंड द डॉग हाउस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर 2013 का जून वाला पेपर देख सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, ये चारों स्टेटमेंट वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इस पर टिक कर देती हूँ। ये एंटागोनिस्टिक यानी कि प्रतिरोधी, नॉन एंटागोनिस्टिक।
अप्रतिरोधी, इसमें अंतर किसने किया था? माओ ने। देन हमारा था पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, ये हमारा सबसे पहले आए थे डेविड ईस्टन, उसके बाद आए थे लॉसलेट, और उसके बाद आए थे हमारे डेहल, उसके बाद था राइमर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डेविड हेल्ड, बी है हमारा जे लिवली, सी है मैकफर्सन और हमारा डी है पैटमैन। अब मैं आपको इसमें ट्रिक बताती हूँ याद रखने की। सबसे पहले आप याद रखिएगा हमारा पैटमैन, क्योंकि पैटमैन से जो ट्रिक है हमारी, पी से पैटमैन और पी से पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी। डी का वन हमारा कहाँ पर है? डी का वन है हमारा बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डी का वन है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम सारों को मैच करेंगे। डेविड हेल्ड मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये याद रखिएगा, इसमें भी डी है हेल्ड में और मॉडल में भी डी है। और लिवली हमारे कौन है? डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं। और मैकफर्सन है हमारे द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी से। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आप पैटमैन को आसानी से याद रख सकते हैं, पी से पैटमैन, पी से पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हिंदी में भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा। पैटमैन का पार्टिसिपेशन, डेविड हेल्ड का मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, लिवली का डेमोक्रेसी, मैकफर्सन का द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा असर्शन एंड रीजन से। असर्शन है हमारा जॉन स्टुअर्ट मिल इज रेलोकेंट डेमोक्रेट। रीज़न है हमारा ऑल पीपल आर फिट फॉर डेमोक्रेसी। तो इसके जो ऑप्शन है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हिंदी में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, रेलोकेंट डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। और रीज़न है हमारा सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं। क्या सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं? क्या आपको ये राइट स्टेटमेंट लग रहा है? रीज़न इसका राइट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर हमारा गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर सी, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑल पीपल आर फिट, ऑल पीपल फिट नहीं है डेमोक्रेसी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। देखते हैं स्टेटमेंट 1 है पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट। स्टेट नंबर 2 है हमारा द क्वीन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्टेटमेंट 3 द हाउस ऑफ लॉर्ड कैन डिले बिल पास्ड बाई द हाउस ऑफ कॉमन फॉर 2 years। स्टेटमेंट 4 है द कैबिनेट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में पता होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि ये सभी संसदों की जननी है, यानी कि हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की बजाय सब कुछ कर सकती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। अब मैं इसको बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। द क्वीन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ये भी ठीक है। द कैबिनेट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ठीक है।
1 2 4 हमारे ठीक है, 1 2 4 है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा थर्ड वाला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये डिले कर सकती है एक बिल को कितने ईयर्स के लिए। ये यहाँ पर 2 ईयर्स दिया है, ये 2 नहीं है क्योंकि 1911 यानी कि 1911 एक्ट के अकॉर्डिंग जो था ये 2 ईयर्स था, लेकिन 1949 में एक एक्ट आया जिसके लिए इसका टाइम कम कर दिया गया है, 1 ईयर कर दिया गया है। आप याद रखिएगा। हिंदी में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसको। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बारे में सही पूछा है यहाँ पर। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्यवाही करती है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल तक के लिए विलंबित कर सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं इसमें आपको रोंग बता देती हूँ। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल तक के लिए विलंबित कर सकता है, ये रोंग है क्योंकि ये 1 साल के लिए कर सकता है। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। 1911 के अधिनियम के अनुसार ये 2 साल तक विलंबित कर सकता था, लेकिन 1949 में एक अधिनियम और आया और उससे इसका टाइम कम कर दिया गया है। अब ये सिर्फ 1 साल के लिए विलंबित कर सकता है, इसलिए थर्ड हमारा रोंग है। थर्ड देखिए आप, हमारे ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्टोरल प्रोसेस है और कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सेकंड बैलेट सिस्टम, एडिशनल मेंबर सिस्टम, पार्टी लिस्ट सिस्टम। ये कहाँ कहाँ पर दिया गया है? सबसे पहले देखिए हम इसको मैच करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हमारा कहाँ का है? ये है हमारा यूएसए का, याद रखिएगा यूएसए। ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 हमारा बी ऑप्शन में है। हम बाकी भी मैच करते हैं। सेकंड बैलेट सिस्टम कहाँ पर है हमारा? सेकंड बैलेट सिस्टम है हमारा फ्रांस। एडिशनल मेंबर सिस्टम कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा जर्मनी। पार्टी लिस्ट सिस्टम कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए इसको मैं हिंदी में भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है, यहाँ पर देश दिए गए हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, सेकंड है द्वितीय बैलेट प्रणाली, सी है हमारा अतिरिक्त सदस्य प्रणाली और डी है हमारा पार्टी सूची प्रणाली। तो इसको हमने मैच किया था। फर्स्ट था हमारा यूएसए, सेकंड था हमारा फ्रांस, द्वितीय बैलेट प्रणाली, अतिरिक्त मेंबर हमारे जर्मनी और हमारा पार्टी सूची था स्विट्जरलैंड। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट अभी ये मैच करने के लिए दिए गए हैं और इसका एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये आ सकते हैं। देखते हैं हम 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरली ए मेजरमेंट फॉर कंपैरिजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ए फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ए मेथड ऑफ गवर्नेंस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये क्या है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म? ये है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इसका हिंदी में भी दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः है एक जांच पड़ताल का एक ढांचा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा हंटिंगटन से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू एसपी हंटिंगटन, पॉलिटिकल डिके टेक्स प्लेस व्हेन, पॉलिटिकल डिके कब होता है? मास मोबिलाइजेशन प्लस पार्टिसिपेशन इज ग्रेटर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इज लेसर देन
institutionalization, the institution have both complexity and simplicity, there is longevity for institutions। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी में है हमारा कि एसपी हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय पॉलिटिकल डिके तब होता है जब जन गतिशीलता तथा सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है। जन गतिशीलता और जन सहभागिता संस्थायन की तुलना में कम होता है। संस्थाओं में जटिलता और सरलता दोनों होती है, दोनों विशेषताएं होती हैं। संस्थाएं दीर्घायु होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में मैं आपको दिखा देती हूँ। इंग्लिश में है हमारा मास मोबिलाइजेशन प्लस पार्टिसिपेशन इज ग्रेटर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पॉलिटिकल डिके हटिंगटन द्वारा जो पॉलिटिकल डिके बताया गया है वो ग्रेटर देन है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द यूएस सीनेट इज मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड। यूएस सीनेट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड। रीज़न हम देखते हैं, देयर आर फ्यू थिंग विच द प्रेसिडेंट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन डू टुगेदर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सीनेट। इसमें क्या पूछा है कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलकर बिना अप्रूवल के सीनेट के काम कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, अभी मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। कारण बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका रीज़न सही है, असर्टेड रीज़न दोनों सही हैं और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं। फर्स्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी, समीर अमीन, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, लुसियन पाई, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, कार्ल मार्क्स, थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। अब इसमें हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा रॉन्ग है। डिपेंडेंसी थ्योरी समीर अमीन की राइट है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लुसियन पाई ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन कार्ल मार्क्स ठीक है, थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जॉन रॉल्स ये हमारा ठीक नहीं है। ये है इसाया बर्लिन की। थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी किसकी है, इसाया बर्लिन की। ये हमारा ठीक नहीं है क्योंकि जॉन रॉल्स ने क्या दिया है, जॉन रॉल्स ने दिया है थ्योरी ऑफ जस्टिस। और मैं फिर आपको बता देती हूँ, अगर आपने लास्ट 2012 और 2013 के जून के पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी थ्योरी, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ये तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैचिंग में पेयर बनाकर पूछ लिया गया है और उन क्वेश्चन पेपर में इनका एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये तीनों आए हुए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, इससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखा है तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर देंगे, और नहीं देखा तो ये आपके रॉन्ग होने के चांसेस हैं। इसलिए आप उनको भी देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस तरीके से हम 4 को एलिमिनेट करेंगे। 4 हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, थर्ड ऑप्शन में भी है। सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 नहीं है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार और इसको याद करिएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी हमारी समीर अमीन की है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लुसियन पाई का है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन कार्ल मार्क्स का है। थ्योरी ऑफ एलिनेशन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने 4 टाइप का एलिनेशन बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कॉमन फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर ऑफ इंडिया एंड यूके। इंडिया एंड यूके के कॉमन फीचर पूछे हैं। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वाई कैमरलिज्म, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, देखिए इसमें हमारा क्या पूछा है, कॉमन फीचर पूछे हैं यूके एंड इंडिया में। तो इसका हम देखेंगे कि हमारा ऐसा कौन सा है जो हमारे यहाँ पे कॉमन फीचर नहीं है। सबसे पहले हम यही देखेंगे, ये देखते हैं कि हमारा कॉमन फीचर ऐसा कौन सा है जो नहीं है। तो ये है हमारा, देखिए हमारे इंडिया में क्या है, सुपरमेसी पार्लियामेंट की है, किस चीज़ की आप बताएं।
सुपरमेसी है हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट की नहीं है। याद रखिएगा ये वाला, अभी मैं आपको टिक कर देती हूँ। हमारे इंडिया में जो है सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, पार्लियामेंट की नहीं है। तो ये हमारा इंडिया और एंड यूके का कॉमन फीचर नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, इसको हम कट कर देते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम कट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास 50-50 हो गया। फिर सिर्फ 2 को ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें से हम देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, क्या हमारे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है? तो ये हमारे इंडिया का है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 कौन से में है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बी ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारा आंसर क्या बचा? सिर्फ हमारे पास वाई कैमरलिज्म और प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब याद रखिएगा, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट इंडिया एंड यूके का कॉमन फीचर नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड यूके का कॉमन फीचर नहीं है। और इन दोनों क्वेश्चन का हमने एलिमिनेशन किया, तो क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में सुपरमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। सारा कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर है, उसी के हिसाब से चलता है, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जबकि वहाँ यूके का रिटन नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द इलेक्टोरल लॉ द मेजोरिटी प्लूरलिस्ट सिंगल वैलेट सिस्टम दैट टेंड्स ए पार्टी इन डुअलिज्म। पार्टी डुअलिज्म कौन सा है ये? अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पार्टी डुअलिज्म पर बनाया हुआ है एक वीडियो। सब ऑप्शन नंबर ए है डुवर्जल लॉ, ऑप्शन नंबर बी है राइकर प्रोपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी है सार्टोरी टेंडेंसी लॉ, ऑप्शन नंबर डी है कोक्स कोऑर्डिनेशन आर्गूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डुवर्जल लॉ। डुअलिज्म की बात किसने की है? पार्टी डुअलिज्म की डुवर्जल लॉ ने की है। अगर अभी आपने डुवर्जल का क्लासिफिकेशन नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है कि डुवर्जल का पार्टी क्लेरिफिकेशन क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था, और वहाँ पे उन्होंने डुअलिज्म को बताया है, पार्टी डुअलिज्म के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ए है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन थिंकर कम अंडर द एक्टिव डिस्कशन ऑफ द सोशल साइंटिस्ट इन द यूएस इन द 50s। यानी 50s के यूएस में 50s के टाइम पे ऐसे कौन से सोशल साइंस थिंकर थे, यूरोपियन थिंकर थे, जिन्होंने थ्योरीज डेवलप की थी एक्टिव डिस्कशन के अंदर जो आती हैं। वो ऑप्शन है हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी है एलाइड थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डिसीजन मेकिंग। मैं आपको इसका हिंदी में भी दिखा देती हूँ। हिंदी में है हमारा, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना? संचार विशिष्ट वर्गीय संरचनात्मक निर्णयन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट वर्गीय, मतलब एलाइड थ्योरी। एलाइड थ्योरी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रोल्फ मिलीवेंट moved the state as an instrument in the hands of the ruling class. Which perspective of comparative politics can he be placed under? रोल्फ मिलीवेंट जो है, मैं हिंदी में आपको इसका दिखाती हूँ। राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा। राज्य को कैसा देखा? शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? संरचनावादी, स्त्रीवादी, साधक, बहुल समाजवादी। स्त्रीवादी तो कहीं से नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रीवादी पर मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, जाकर आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की प्ले लिस्ट है और वहाँ आपको फेमिनिज्म से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और आपको इसी तरीके से आप इससे
एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मिलीवेंड ने क्या देखा स्टेट को? एन इंस्ट्रूमेंट हैंड ऑफ द रूलिंग क्लास। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रूमेंटल। स्ट्रक्चरल नहीं होगा, फेमिनिस्ट नहीं होगा, प्लूरल सोशलिस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें पूछा है कि ऐसे कौन थे जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। सर फिरोज़ खान और सर जफरुल्ला खान, डॉक्टर जयशंकर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। ये जो थे 1970-75 के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर, इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की है और इन्होंने सप्त क्रांति भी दी है, 7 रेवोल्यूशन, और इन्होंने संपूर्ण टोटल रेवोल्यूशन भी दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दैट गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट विल बी द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसने बोला है कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड गवर्नर क्या होगा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होगा। ये किसने बोला है? टी कृष्णमाचारी, वी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा टी कृष्णमाचारी। कि जो प्रेसिडेंट उसको गवर्नर को नॉमिनेट करते हैं वो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होगा, ये बोला है टी कृष्णमाचारी ने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा दिया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सारे ऑप्शन, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इधर बुक्स दी हैं, इधर इनके एडिटर यानी कि ऑथर्स दिए। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड द इंडियन स्टेट, इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, थ्योरीज नेशनलिज्म। तो इसको हम मैच करते हैं। 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले हम इसको मैच करेंगे, उसके बाद हमारा राइट आंसर। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द इंडियन स्टेट किसकी है? सबसे पहले हम इसी को मैच करते हैं। ये है हमारे पार्था चटर्जी की। अब देखते हैं ए का 4 कहाँ पर है। ए का 4 हमारा ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। अब उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, ये कहाँ पर है? ये किनका है? तो ये है हमारे पामेला सरमर स्मिथ का। अब बी का 3 कहाँ पर है? बी का 3 है हमारे ए ऑप्शन में। अब हम सी देखते हैं, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये किसका है? सी। ये है सत्यमूर्ति, टीवी सत्यमूर्ति। इस तरीके से ये होगा हमारा सी का 2। सी का 2 हमारा कहाँ पर है? सी का 2 भी हमारा दोनों ऑप्शन में है। अब सबसे लास्ट है हमारा थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म क्या है हमारा? ये है हमारा, एक लास्ट बचे हैं एंथोनी डी स्मिथ। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसको हटा देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो। ओनली ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये हिंदी में मैं टिक कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, मतलब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। तो ये बोला था टी कृष्णमाचारी ने। और ये लिस्ट है जो कि अभी हमने मैच की। इसको एक बार और मैच कर देती हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट पार्था चटर्जी की है। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज है पामेला सरमर स्मिथ की। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये है टीवी मूर्ति की। और थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म है एंथोनी डी स्मिथ की। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ था? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, और इसमें दिए हैं चीफ मिनिस्टर डिसमिस, गवर्नर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कौन से गवर्नर रिस्पॉन्सिबल थे चीफ मिनिस्टर के। इसको भी हमें मैच करना होगा, इसको मैच करते हैं, आइए देखते हैं। क्या क्वेश्चन छूट गए हमारे, देखते हैं 1 मिनट। ये भी क्या है हमने, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ट्वेंटी 24 करना है। ठीक है 24। 1 मिनट, एक बार और चेक करती हूँ मैं। ठीक है मुझे लगा था कि मैंने छोड़ दिए क्वेश्चन, लेकिन ठीक किए। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चीफ मिनिस्टर डिसमिस, गवर्नर 24 का हम करते हैं। ये गवर्नर हैं अजय मुखर्जी, ये चीफ मिनिस्टर हैं अजय मुखर्जी, चरण सिंह, एन.टी. रामाराव, फारूक अब्दुल्ला। तो इनको हमें मैच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे अजय मुखर्जी के टाइम गवर्नर कौन थे। अजय मुखर्जी के टाइम गवर्नर थे रामलाल। ए का 4 हमारा कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, लेकिन हम सारों को मैच करेंगे। आंसर तो हमारा आ गया, नहीं ए का 4 नहीं होगा, रामलाल नहीं थे अजय मुखर्जी के टाइम। हम सबसे पहले फ़ारूक अब्दुल्ला का देखते हैं। 1 मिनट, इसको मैं हटाती हूँ, कन्फ्यूज़न। फ़ारूक अब्दुल्ला, के टाइम थे, फ़ारूक अब्दुल्ला के टाइम थे जगमोहन। तो 2 कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। इस तरीके से हमारा अजय मुखर्जी के टाइम धर्मबीरा और चौधरी चरण सिंह के टाइम, मिस्टेक है क्या, चौधरी चरण सिंह के टाइम, ठीक है गोपाल रेड्डी, और एन.टी. रामाराव के टाइम है हमारे रामलाल। इस तरीके से हमारा ए का 3 ठीक है, बी का 1 चौधरी चरण सिंह के टाइम पे थे गोपाल रेड्डी, और सी का एन.टी. रामाराव के रामलाल, फ़ारूक अब्दुल्ला का जगमोहन। इसका आंसर फ़ारूक अब्दुल्ला से ही आ रहा है, लेकिन हमें चारों के चारों मैच करने होते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 25। विच ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। के.आर. नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.बी. गिरी, राना स्वामी वेंकट रमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा बी.बी. गिरी। याद रखिएगा, 25 का राइट आंसर बी.बी. गिरी। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया से रिलेटेड एसोसिएटेड कौन है, बी.बी. गिरी। अब देखते हैं हम 26। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सीट इज़ रिजर्व इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन रिलीजियस बेसिस। मतलब धर्म के आधार पर लेजिस्लेटिव असेंबली की रिजर्व सीट कहाँ पर है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। अब इसको हम देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। 26 का हमारा राइट आंसर होगा सी, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधानसभा में सीट रिलीजन बेसिस पर रिजर्व की जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कम्युनलिज्म इज़ द पॉलिटिकल assertiveness of a community to maintain its identity in a plural society undergoing modernization. Who among the following has given above mentioned statement? ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये दिया है रॉबर्ट मेल्सन एंड हॉवर्ड वोल्फ ने, विलियम राइकर ने, मार्क रॉबिन्सन ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसका मैं हिंदी भी आपको दिखा देती हूँ। ये सारे हमने क्वेश्चन, ये हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का था। फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे कि जगमोहन थे, और एन.टी. रामाराव जो थे हमारे रामलाल थे, चरण सिंह हमारे धर्मवीर थे, और अजय मुखर्जी हमारे, नहीं रॉन्ग हो गया, एक का 3,
अजय मुखर्जी थे हमारे धर्मवीर। इस तरीके से इसका राइट आंसर हमारा डी था। आप देख लीजिएगा, मैंने एक बार आपको बता दिया है। और ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो रिलेटेड थे ये कौन थे हमारे, ये बीबी गिरी थे। ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित थी, तो ये था हमारा सिक्किम। अब ये है हमारा कि सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। ये किसने बोला है, ये बोला है रॉबर्ट मिल्सन और हॉवर्ड वोल्फ ने। इस तरीके से 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे, यहाँ पर भी मैं टिक कर देती हूँ, रॉबर्ट मिल्सन एंड हॉवर्ड वोल्फ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। इसमें पूछा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। द डेमोक्राटाइजेशन ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पार्टीज, द resurgent articulation of local and regional interest in the wake of the retrenchment of the welfare state and turn to neoliberalism. The modernization paradigm defined regions as spatial unit, the politicization of minority nation without state. इसका जो राइट आंसर होगा, पहले मैं आपको हिंदी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 कि क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण क्या है, राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतांत्रिकरण। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों के मतलब ये सारे आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। हमारा फर्स्ट भी इसमें ठीक है, राजनीतिक व्यवहार, और हमारा इसमें सेकंड भी ठीक है, स्थानीय और क्षेत्रीय हितों की पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति और नव उदारवाद में परिवर्तन, ये भी हमारा ठीक है। आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानीय इकाइयों के रूप में किया, ये हमारा रोंग है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मतलब 4 स्टेटमेंट है अल्पसंख्यक राष्ट्र, ये भी हमारा ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। 28 का 1, 2 और 4 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये मॉडर्नाइजेशन पैराडिग्म डिफाइन रीजन्स एज स्पाइटल यूनिट, ये नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं हम 29 क्वेश्चन। 29 है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें डेफिनेशन लंबी दी गई है, मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 29 का हमारा राइट आंसर है इविवेलेंट, क्योंकि ये आने वाला नहीं है, अब इतना मैं गारंटी देती हूँ, ये नहीं आने वाला। 23 का हु हैज़ गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंसेस टू इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट किसने दिया, देयर 3 फोर्सेस कंप्यूटिंग फोर्सेस नेशनलिज्म रीजनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म आर रिलेटिव टू एंड ओवरलैपिंग विद वन अनदर, समटाइम एंटागोनिस्टिक एंड समटाइम कोऑपरेटिव ईच अदर बट नेवर हारमोनियस। ये किसने बोला है, रुमकी वासु, एरी MM कोविज, संजय वासु, जगदीश भगवती। 30 का मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये तीनों शक्तियाँ जो इन्होंने बताई हैं राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, भूमंडीकरण की प्रतिद्वंदी, मतलब ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी शक्तियाँ हैं, एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती हैं और एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, कभी सहयोग करती हैं लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। ये बोला है हमारा ऑप्शन नंबर एरी MM कैकोविज ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड। सबसे पहले मैंने आपको अभी लास्ट जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं तब भी एक ट्रिक बताई थी कि ह्यूमन एंड मटेरियल, ह्यूमन एंड मैन एंड मटेरियल, ये 2 ट्रिक हैं। अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डेफिनेशन दिखाई देती है जिसके अंदर मैन एंड मटेरियल आया हो या ह्यूमन एंड मटेरियल आया हो, तो यहाँ पे बात की गई है ह्यूमन एंड मटेरियल की, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये डेफिनेशन नहीं रह पाती हैं, एग्ज़ाम टाइम में ओवरलोड होता है माइंड, इसलिए स्किप हो जाती हैं। हम थोड़े से कीवर्ड से इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर ह्यूमन एंड मटेरियल हमारी बात की थी JM पिफनर ने,
याद रखिएगा। और अगर आपको कहीं पे मैन एंड मटेरियल दिखाई दे तो वो बात की थी हमारी नीग्रो ने, NIGRO नीग्रो। इस तरीके से आप मैन एंड मटेरियल, ह्यूमन एंड मटेरियल दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। JM पिफनर, ह्यूमन एंड मटेरियल, मैन एंड मटेरियल, नीग्रो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट मेयर स्टेट इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने कब ये बोला था, गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट दी थी, ये देखते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा हमारा 32 का। पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये वर्ल्ड बैंक जो है ये विशिष्ट संस्था है हमारी। इसका जो राइट आंसर होगा 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1932। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका आंसर मैंने टिक कर दिया 32 का जी, 1992, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन ए डिपार्टमेंट इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल देन द सिस्टम इज़ नोन। उसको क्या बोलते हैं जहाँ सिंगल इंडिविजुअल होता है? कमीशन, काउंसिल, ब्यूरो, बोर्ड। तो उसको बोला जाता है 33 का हमारा राइट आंसर होगा ब्यूरो। हिंदी में अगर आपको देखना है, हिंदी में मैं आपको दिखा देती हूँ। 31 का जैसे मैंने आपको बताया था मानवीय तथा भौतिक, तो ये थे हमारे पिफनर। सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर विश्व बैंक रिपोर्ट में कब बल दिया गया था? ये था 1992, याद रखिएगा। और ये प्रशासनिक अधिकारी यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? ब्यूरो। 33 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज, क्या बोलते हैं? ए स्टेट सब्जेक्ट, ए यूनियन सब्जेक्ट, इन द कॉन्करेंट लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑडिट ऑफ स्टेट को इसको बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, ए यूनियन स्टेट, ए यूनियन सब्जेक्ट, क्योंकि ऑडिट ऑफ स्टेट जो होता है एक यूनियन सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है रूल ऑफ लैप्स। इसका मीन क्या है? ऑल पेंडिंग विल इन पार्लियामेंट लैप्स विद इट प्रोपेगेशन द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ ए मिनिस्ट्री लैप्स विद क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसी बाय द अपोजिशन। ऑल अप्रोसिएशन वोटेड by the legislature expire at the end of the final year. The appropriation bill lapse if is not returned by Rajya Sabha within 14 days. तो इसका क्या होगा हमारा राइट आंसर 35 का? पहले मैं आपको एक बार हिंदी दिखा देती हूँ उसका। लैप्स को हिंदी में बोलेंगे अवधि समापन। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। 35 का ये नहीं होगा कि मतलब परिवर्तन के साथ रद्द हो जाते हैं या अनुमोदन की मांग विरोधी पार्टियां उसकी नीतियों की आलोचना करने के साथ रद्द हो जाती हैं, या ये 14 डेज वाला ये भी नहीं होगा। इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35 रूल ऑफ लैप्स आप याद रखिएगा। ऑल एप्रोप्रिएशन वोटेड बाय द लेजिस्लेचर एक्सपायर हो जाते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय। एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस को कैसे किसके द्वारा क्रिएटेड किया जाता है? एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ए स्टेट। अब देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का। एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस किसके द्वारा क्रिएटेड की जाएगी? एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा आर्टिकल 312 यानी कि 312 अनुच्छेद के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका हिंदी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का है। एक नवीन अखिल भारतीय सेवा कैसे स्टार्ट की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके। आर्टिकल भी याद रखिएगा इसका। ऑल इंडिया न्यू अखिल भारतीय सेवा जो है एक नवीन अखिल भारतीय सेवा, उसका आर्टिकल क्या है? 312 यानी कि 312, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 37।
37 में लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। WF विलोबी, मेरी पार्कर फोलेट, मूने एंड रीले, हेनरी फ्यूल। अगर आपने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप इसका आंसर टिक करने में सिर्फ महज 5 सेकंड लगाएंगे, यानी कि इसका 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं। इस वाले पेपर में आपने क्या एनालिसिस किया, जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे थे उसमें ये जैसे बिलोबी, मैरी पार्कर फोलेट, मूने रीले एंड हेनरी फ्यूल, इनका जो था एक अलग अलग क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये चारों आए थे और इनकी बुक्स। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने किया है कि इनको मैचिंग में एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपने उस लास्ट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया होगा तो ये वाला आप आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले हम मैच करेंगे मैरी पार्कर फोलेट, जिनका है हमारा क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये बी का 4 सिर्फ ए ऑप्शन में है। अब हम बिलोबी का देखेंगे, इनके थे ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मूने और एंड रीले का हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्यूल हमारे थे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से। डी का 2 कहाँ पर है, ओनली बी ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। WF विलोबी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्कर फोलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मूने एंड रीले, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी है हेनरी फ्यूल, जिनका है इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोट पे आप ध्यान रखिएगा, एन ऑल इंडियन सर्विस। इसमें से कौन सी है जो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 38 का राइट आंसर होगा इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है एक ऑल इंडियन सर्विस नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, याद रखिएगा। पुलिस सर्विस भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी है और इंडिया फॉरेस्ट सर्विस भी, ये सारी आती हैं ऑल इंडिया सर्विस में, बल्कि फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आती है। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजेरियल ग्रिड, क्वेश्चन नंबर 39 का, ये किसने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट मैनेजेरियल ग्रिड का, ब्लेक एंड वाइट, माउंटेन एंड स्टोफन, ब्लेक एंड सचमीट, ब्लेक एंड माउंटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वो क्या होगा हमारा, ब्लेक और मोर्टन। याद रखिएगा मैनेजेरियल ग्रिड किसने दिया है, ब्लेक एंड मोर्टन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस यूपीएससी। यूपीएससी से रिलेटेड है, इसका देखते हैं हम। ए ऑप्शन है द चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए फिक्स टर्म, ए मेंबर मे बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड दैट टू द ग्राउंड एंड इन मैनर प्रोवाइड इज in the constitution. The expenses of the commission are charged on the consolidated fund of India. A member on the expiry of his term is eligible for reappointment for other governmental jobs. तो इसका जो हमारा 40 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए ये चेयरमैन एंड मेंबर जो होते हैं होल्ड ऑफिस, इनका एक फिक्स टर्म होता है 65 ईयर्स शायद। मैंने आपको यूपीएससी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जाकर देख सकते हैं। मैंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनके मेंबर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये अपनी ग्राउंड्स मैनर प्रोवाइड कौन कराता है इन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंसेस कहाँ से लेते हैं ये चार्ज, ये लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन अगर कोई मेंबर एक्सपायर हो जाता है अपनी टर्म से तो वो एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए अदर गवर्नमेंटल जॉब। तो इस तरीके से इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है नोट, और नोट है ए मेंबर ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इज एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट फॉर अदर गवर्नमेंटल जॉब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
यूपीएससी से रिटायर होकर आप कोई भी अदर गवर्नमेंटल जॉब नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। देखिए मैं उसी की हिंदी दिखाती हूँ जो आपको समझ नहीं आने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जी जो आसानी से हिंदी मीडियम स्टूडेंट समझ सकता है, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की हिंदी दिखाने की कोशिश करती हूँ जिनको समझना मुश्किल है। बाकी जो इजी होते हैं मैं खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में ताकि आप समझ सकें। अब हम देखते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2 और इसमें एम्फेसिस क्या है, इसमें थ्योरीज दी हैं, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ऑर्डर एंड जस्टिस, वेलफेयर। अब हम इसको मैच करते हैं। सबसे पहले वेलफेयर की बात कौन करता है, लिबरलिज्म। डी का 1 कहाँ पर है, डी का 1 कहीं पर नहीं है। और सिक्योरिटी की बात कौन करते हैं, रियलिज्म। ऑर्डर एंड जस्टिस की बात कौन करता है, कौन, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो डी का 1 यहाँ कहीं नहीं है। इस तरीके से ये जो हुआ था हमारा क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, इसको हम नहीं करेंगे। ये नेट का क्वेश्चन पेपर हमारा ड्रॉप हो गया था, इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि इसका राइट आंसर इसमें नहीं है जो होना चाहिए था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। विद विच अप्रोच ब्रॉडली वुड यू एसोसिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल पावर रिक्वायर नॉलेज एंड, मतलब ऑल पावर क्या रिक्वायर करती है, नॉलेज, एंड ऑल नॉलेज रिलाइज करते हैं रेनफोर्सेस एक्सिस्टिंग पावर रिलेशंस। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं पावर और नॉलेज की बात कौन करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि पावर और नॉलेज की बात करते हैं हमारे माइकल फोकाल्ट। अब आपको पता होगा कि माइकल फोकाल्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, आप याद कर सकते हैं और उसी की अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन, नॉर्मेटिव थ्योरी, एम्पिरिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी, पोस्ट बिहेवियरलिज्म थ्योरी। 42 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 42 का हमारा राइट आंसर होगा पोस्ट मॉडर्नाइज्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माइकल फोकाल्ट भी इसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। पावर नॉलेज के बाद वही करते हैं। ये 2 टिक क्यों हो रहे हैं, इसको मैं एक को हटा देती हूँ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑल पावर रिक्वायर क्या करती है, नॉलेज, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, असर्शन एंड रीजन एज पर डिपेंडेंसी मॉडल अंडर डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय द फैक्टर एक्सटर्नल टू द पुअर कंट्रीज। रीजन है डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज आर डोमिनेटेड बाय फॉरेन कैपिटल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइटिंग इन डेवलप बेस्ट। अब मैं इसको असर्शन एंड रीजन आपको दिखा देती हूँ। निर्भरता मॉडल, डिपेंडेंसी मॉडल के अनुसार गरीब देश में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश के बाहर के कारक तत्व होते हैं। रीजन है हमारा, कारण है विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उन पर किसका डोमिनेशन होता है, डेवलप्ड कंट्री का, यानी कि पूंजीपरक विकसित देशों का। तो इस तरीके से इसका असर्शन और रीजन हमारा क्या कहता है 43 का, ये दोनों ही करेक्ट हैं और इनका आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण है। इस तरीके से 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एंड कंट्री, इसको मैच करना है टोयोटा, जनरल इलेक्ट्रिक, नेस्ले, इलेक्ट्रोलक्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले टोयोटा हमारा क्या है, जापान। 1 का 2 कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में। अभी हम और चेक करते हैं। नेस्ले हमारा कहाँ का है, नेस्ले हमारा है, नेस्ले हमारा स्विट्जरलैंड, इलेक्ट्रोलक्स कनाडा, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए।
बी का वन कहाँ पर है, बी का वन है हमारा यहाँ पर। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 44 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देख लीजिएगा, टोयोटा जापान, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए, नेस्ले स्विट्जरलैंड, इलेक्ट्रोलक्स कनाडा। आइए देखते हैं 45 में भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है। देखते हैं, इसको भी मैच करते हैं हम, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, देखिए 45 क्वेश्चन है और इसका हमारा लिस्ट है। लिस्ट 1 है रीजनल इकोनॉमिक कमीशन एंड लिस्ट 2 है हेड क्वार्टर। इनके हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं। सबसे पहले है हमारा इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया। इसको हम मैच करते हैं। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप कहाँ का है, ये है हमारा स्विट्जरलैंड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ECE इसको बोलेंगे। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, ECA मतलब इथोपिया। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिका, चिली। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ फॉर वेस्ट एशिया, इराक। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 45 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं 46 क्वेश्चन। ये हिंदी में है, ये तो इंग्लिश और इंग्लिश में सेम ही होते हैं। 46 है हमारा, कमेंटिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन फ्रंटियर ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर, मतलब कौन से लीडर ने ये बोला है, इफ़ इट इज़ ब्रीच्ड दे वे टू इंडियन प्लान्स and Indian Ocean beyond would be exposed and threats, and India would then likewise be threat to other countries of South and Southeast Asia। इसका मैं हिंदी दिखाती हूँ आपको। भारत की विदेश नीति देखिए, फॉरेन पॉलिसी पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किसी नेता ने ये कहा था, यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनवरत हो जाएंगे और भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लू देती हूँ, ये है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, और फॉरेन पॉलिसी में हमारा सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया है, आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। उनका फॉरेन पॉलिसी का जनक भी बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। SECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज फॉर्मली अनाउंस्ड टू बूस्ट बाइलेटरल टाइज बिटवीन। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 2013 का जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको के साथ किया था, उसमें अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे कंट्रीज़ नेम चेंज कर दिए गए, लेकिन आंसर क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है हमारा, CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इस तरीके से मैं आपका बताती हूँ कि ये किसके साथ हुआ है, इंडिया वियतनाम, इंडिया म्यांमार, इंडिया मलेशिया, इंडिया सिंगापुर। तो 47 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इंडिया एंड सिंगापुर। और ये कब हुआ, 2005 में। और इससे जो लास्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा था वो 2010 वाला पूछा था, जो हुआ था किसके साथ, मलेशिया के साथ नहीं, इंडिया एंड साउथ कोरिया के साथ हुआ था, और मलेशिया के साथ हुआ है 2011 में, याद रखिएगा। इंडिया एंड सिंगापुर 2005 में, इंडिया और जापान 2010 में, इंडिया एंड साउथ कोरिया 2010 में। ये सारे याद रखिएगा, और अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको देखिए जाकर, क्योंकि उसी के क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन के क्वेश्चन बना दिए, क्वेश्चन के ऑप्शन बना दिए हैं, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 48 है हमारा, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑफ नेपाली माओइस्ट बिकॉज। इंडो पाक ट्रीटी जो थी, ये ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ये नेपाली माओइस्ट द्वारा क्रिटिसाइज की गई, क्यों, इसमें पूछा है क्यों की गई थी।
सबसे पहले तो एक क्वेश्चन इसी से बनता है, आप याद रखिएगा। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब हुई? 1950। याद रखिएगा, ये ऐसे पूछा जा सकता है या फिर मैचिंग में आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, अनइक्वल ट्रीटी। ऑप्शन नंबर बी है राइजिंग असर्शन ऑफ नेपाली आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर सी है पॉलिसी ऑफ एक्विडिस्टेंस विथ चाइना। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 4 कंटेनमेंट पीस इनिशिएटिव अंडर पीस इनिशिएटिव ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ 1984? प्रेसिडेंट राउल अल्फोंसिन, प्राइम मिनिस्टर एंडर्स पेन एंड्रेस, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर जिया उल हक। इसको हिंदी में दिखाती हूँ मैं आपको। किस नेता ने 1984 में आयोजित आणविक निरस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया? पहले तो आप ये याद रखिएगा कि 4 महादेशीय शांति पहल कब की गई थी? 1984 में। और इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस नेता ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 49 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जियाउल हक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा असर्शन एंड रीजन। असर्शन है, अल्दो चाइना हैज़ इन्वेस्टेड लार्ज कैपिटल इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली इन ग्वादर हार्बर, येट चाइना रिकंसिडर्ड देयर पॉलिसीज विच हैड लेड टू ए रिडक्शन इन द इम्पोर्टेंस enjoyed by पाकिस्तान। रीज़न है इसका, अपार्ट फ्रॉम अवेलेबल ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग चाइनीज गुड इन इंडियन मार्केट, द ग्रोइंग tentacles of Islamic fundamentalism in Xinjiang with the collaboration of the Taiwan and Al-Qaeda have published China to reconsider in its Asian policy। इसका हिंदी दिखाती हूँ मैं आपको। चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अलकायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरवादिता के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया। तो 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर इसका क्या है? सही स्पष्टीकरण है। इस तरीके से हमारा 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 2013 के सितंबर वाले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और इससे पहले अगर आपने 2012 एंड 2013 के जून वाले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।